सुपर हीरो फिल्में या सीरीज सुनने में ही फन किस्म की लगती हैं। आदर्शवादी हीरो होंगे, बच्चे जिनकी शक्लों वाली टी शर्ट्स पहनेंगे, लड़कियों का उन पर क्रश होगा, उनकी मिसालें दी जाती हैं कि बेटा ऐसे बनो। ये हीरो स्वार्थी नहीं होते, खुद से ऊपर लोगों को रखते हैं। ये एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट है सभी सुपर हीरोज के लिए। अब इन तमाम फैक्टर्स को उलट दीजिए, जो रिजल्ट निकलेगा उसे कहेंगे द बॉयज। Amazon प्राइम वीडियो का ओरिजिनल शो। कुछ सुपर हीरोज हैं, मतलब कुल गिनती में 7, इसलिए उनकी टीम को 7 कहा जाता है। इनको हेड करता है होमलैंडर, एक नियर परफेक्ट सुपर हीरो। दुनिया इनकी जबरा फैन है। ये लोगों को बचाते हैं, उनके साथ घुलते मिलते हैं, सारे सुपर हीरो वाले काम भी करते हैं। लेकिन असली कैच तो यही है, पोस्टर पर चिपकाने के लिए ही ये लोग हीरो हैं। काम इनके विलेंस से भी घिनौने हैं। तो फिर यहाँ हीरो कौन हुआ? एक और ग्रुप है द बॉयज, जो इन सुपर हीरो लोगों को एक्सपोज करना चाहता है, दुनिया को दिखाना चाहता है कि ये कागजी हैं। कहने को भले ही बॉयज सुपर हीरोज के खिलाफ हैं, पर ये भी कोई संत नहीं है। इनके पास ऐसा करने की अपनी अपनी वजहें हैं। बॉयज को साथ लाने वाला है बिली बुचर। साल 2019 में शुरू हुए द बॉयज के अब तक 2 सीजन आ चुके हैं। तीसरा सीजन बीते 3 जून से शुरू हुआ है, जिसके बाद हर फ्राइडे एक एपिसोड ड्रॉप होता है। तीसरे सीजन में एक एपिसोड है जहां बुचर एक इवेंट में जाता है। बेसिकली ये एक गन सेमिनार इवेंट है। गार्ड गेट पर उसकी चेकिंग करता है। चेकिंग के दौरान उसके कोट की पॉकेट से गन मिलती है। गार्ड उसे हाथ में लेता है और कहता है नाइस पीस, अच्छी बंदूक है। इतना कहकर गार्ड बुचर को बंदूक के साथ अंदर जाने देता है, जैसे कोई बड़ी बात नहीं। 3 जून को हमारे साथी यमन ने यह एपिसोड देखा। ये सीन देखकर ठीक 10 दिन पहले की घटना याद आ गई, जब अमेरिका के टेक्सास शहर में एक लड़के ने स्कूल में फायरिंग कर दी थी, जिस वजह से 23 लोग मारे गए। द बॉयज का ये सीन अमेरिका के गन कल्चर और उससे उपजने वाली हिंसा पर बहुत कुछ कह जाता है। इसलिए द बॉयज को जस्ट अनदर सुपर हीरो शो नहीं कहा जा सकता। थोड़ा भी अटेंशन से शो देखेंगे तो पाएंगे कि यह हमेशा से ही सोशियो पॉलिटिकल कमेंट्री करता रहा है, अपने समय और व्यवस्था पर तीखी टिप्पणियां करता रहा है। कुछ कारण बताते हैं कि क्यों ऊपर से बचकाना लगने वाला ये शो गहरी बात कह जाता है। द बॉयज के क्रिएटर एरिक क्रिप्की ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था, मेरी माँ सुपर हीरो फिल्में नहीं देखती, फिर भी समझती है कि सुपर हीरोज हर बॉक्स ऑफिस लिस्ट के टॉप पर है। वो हमारे टेलीविजन पर है, उन्होंने पॉप कल्चर पर कब्जा कर लिया है। एरिक ने ये बात मार्वल के कॉन्टेक्स्ट में कही थी। उनके मुताबिक मार्वल असली है, उनके सुपर हीरोज असली हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया पर कब्जा कर लिया है। इन सुपर हीरोज को दुनिया पूज रही है, एरिक बस उन्हें अपने शो के जरिए वास्तविक दुनिया में ले आए हैं। सुपर हीरो फिल्में और उनके इम्पैक्ट पर राइट, लेफ्ट एंड सेंटर बहुत हो चुकी हैं। ये बॉक्स ऑफिस पर क्या कोहराम मचा रही है, इस पर मार्टिन स्कॉर्सेज़ी से लेकर फ्रांसिस फोर्ड कोपोला तक कुछ ना कुछ बोल चुके हैं। कुछ समय पहले मार्वल की फिल्म डॉक्टर स्ट्रेंज का सीक्वल आया था। तब न्यूयॉर्क के AMC एम्पायर 25 नाम के थिएटर ने फिल्म के एक दिन में 40 शोज चलाए। उस वक्त ये मामला गरमाया भी था कि इतनी स्क्रीन्स पर कब्जा कर लेंगे तो इंडिपेंडेंट फिल्मों का क्या होगा। खैर, जैसा चल रहा है उस हिसाब से अभी बदलाव में काफी समय है। बाकी पॉप कल्चर पर सुपर हीरो इम्पैक्ट की जिम्मेदारी मूल तौर पर 2 कंपनियां हैं, मार्वल और DC। ग्लोबल कॉमिक सीन को डोमिनेट करने वाली कंपनियां, जिन्होंने हमें स्पाइडरमैन, आयरन मैन, बैटमैन और सुपरमैन जैसे तमाम पॉपुलर सुपर हीरोज दिए। पहले सिर्फ इन हीरोज की कॉमिक्स आती थी, फिर गेम आने लगे, फिल्में आई, टीवी शोज आए और अब देखते ही देखते हर तरफ सिर्फ सुपर हीरोज हैं। भले ही हमें कोई सुपरमैन आसमान में उड़ता दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन क्या वो हमारे हर तरफ नहीं? स्पाइडरमैन नो वे होम चाहे दुनिया में कितनी भी भौकाल काटे, लेकिन उसकी कमाई जाएगी मार्वल, सोनी और डिज्नी जैसी बड़ी कंपनियों के पास, क्योंकि इन कंपनियों की हिस्सेदारी है उसमें। ठीक इसी तरह द बॉयज की 7 को भी एक कंपनी चलाती है। शीशे की बड़ी बिल्डिंग वाला ऑफिस है, आसपास की सभी इमारतों को हाइट का कॉम्प्लेक्स देती है। ये कंपनी है वॉट, जो अपने सुपर हीरोज की बारीक से बारीक चीज मैनेज करती है। वो किस चैरिटी इवेंट में जाएंगे, वहां क्या बोलेंगे, कैसे दिखेंगे, उन पर कितने एड्स बनेंगे, कैसी फिल्में बनेंगी। जैक स्नाइडर और वार्नर ब्रदर्स के बीच जस्टिस लीग को लेकर जो मतभेद हुए, द बॉयज में उसे भी प्रॉपर फुटेज मिली कि कैसे वॉट को 7 पर बनाई फिल्म नहीं पसंद आई। फिर नए डायरेक्टर को लाया गया और फिल्म पर काट छांट हुई। ये तो अपने हीरोज की पब्लिक इमेज दुरुस्त करने की बात थी,
वॉट इससे 2 कदम आगे भी करता है, डिमांड और सप्लाई का खेल रचता है। एक लिक्विड है कंपाउंड वी। सुपर हीरो बनना है तो इसका एक इंजेक्शन है, वॉट इसी की मदद से सुपर हीरोज बनाती है। और सिर्फ सुपर हीरो ही नहीं, कंपाउंड वी से सुपर टेररिस्ट भी बनाए जाते हैं, यानी वायरस और एंटीवायरस दोनों हम देंगे क्योंकि हम एक्सपर्ट हैं। आपने किसी बच्चे को अपने अंडर लिया, उसे कंपाउंड वी दिया, उसे लैब में रखकर एक्सपेरिमेंट किए कि आपका प्रोडक्ट सफल होगा या नहीं। एक नॉर्मल परवरिश से पूरी तरह जुदा ये बच्चा बड़ा होता है। आप इसकी पार्ट्स के बारे में जानते हैं, उनके मुताबिक उसकी ब्रांडिंग होती है, उसे एक सुपर हीरो नुमा नाम दे दिया जाता है। बैक स्टोरी इजाद कर ली जाती है, जैसे दूसरी दुनिया से आया है, यहाँ के लोगों ने पाला, जैसे कि फला फला टाइप बातें। प्रोडक्ट की तरह ट्रीट होता आया ये बच्चा जाहिर तौर पर डिस्कनेक्टेड है खुद से, अपनी फीलिंग्स से, और इसे आपने दुनिया का हीरो बना दिया। अब अगर ये उत्पात मचाएगा तो उसकी सफाई कौन करेगा? जवाब है आप। आपने उस पर इतना पैसा बहाया है, अब उसे जाया थोड़े होने देंगे, उसे दुनिया के लिए हीरो बने रहने देंगे। इस बीच लोग मरेंगे तो आप पैसा देकर बात दबाएंगे, मीडिया को अपने हाथ में रखेंगे, लेकिन किसी भी तरह अपनी इस इन्वेस्टमेंट पर सॉलिड रिटर्न लेकर रहेंगे। इस पूरी इक्वेशन में आप शब्द वॉट के लिए इस्तेमाल हुआ है। द बॉयज हर मुमकिन सिनेरियो के एक्सट्रीम एंड पर जाकर सोचते हैं। यही उसने कैपिटलिज्म के साथ किया कि कोई कंपनी अपनी मनी मेकिंग मशीन को बचाए रखने के लिए बाकी चीजों को कितना छोटा आंक सकती है। साल 2020 जब द बॉयज का दूसरा सीजन आया और अचानक ही इसके इर्द गिर्द तगड़ा बज़ बनने लगा, शो को लेकर कॉलम, एडिटोरियल पीस लिखे जाने लगे। उस साल एक नई सुपर हीरो ने 7 को ज्वाइन किया था, स्टॉर्मफ्रंट, लोगों से मिलनसार होने वाली हीरो, समय के साथ चलने वाली, वो हीरो जो इस पूरे हल्ले की वजह भी थी। स्टॉर्मफ्रंट को देखते हुए शो की ऑडियंस को समझ आने लगा कि ऑल इज नॉट वेल। इमेज उसकी चमकी हुई सफेद थी, लेकिन उसकी आइडियोलॉजी उतनी ही मैली। नॉन वाइट रेसेस को दोयम दर्जे का मानती, बाहरी लोगों को खतरा बताती, अमेरिका को फिर से महान बनाने की बात कर दी, वो भी एकदम खुले में। ऊपर से उनके साथ होमलैंडर था, वो होमलैंडर जो अपने लबादे की जगह अमेरिका का झंडा पहनता, देशभक्ति का चलता फिरता मॉडल। टीवी न्यूज डिबेट से लेकर इंस्टाग्राम लाइव तक हर जगह स्टॉर्मफ्रंट को सपोर्टर मिलने लगे। ये नए फैंस उसने बनाए नहीं थे, इनके अंदर ऐसी भावनाएं पहले से मौजूद थी। बस स्टॉर्मफ्रंट ने आकर कंफर्मेशन दे दी कि कोई है ताकतवर जिसकी सोच आप जैसी ही है। बस फिर अंदर के जहर को बाहर उगलने से क्या डरना। ऐसे माहौल में फिर 2 तरह के लोग होते हैं, एक जिनका प्रिविलेज उन्हें अलाउ करता है कि इसे इग्नोर कर सके, दूसरा जिन पर इसका असर पड़ने लगता है। शो में दूसरे टाइप वाले लोगों का एक गहरा एग्जाम्पल मिलता है। एक एपिसोड की शुरुआत में हमारा परिचय एक नॉर्मल लड़के से होता है। उसके बेडरूम में स्टॉर्मफ्रंट के पोस्टर लगे हैं। अपने दिन की शुरुआत करता है, उसके हर तरफ टीवी और रेडियो पर स्पीच सुने जा सकते हैं कि कैसे सुपर टेररिस्ट अमेरिका पर हमला कर देंगे, कि कैसे गैरकानूनी रूप से अप्रवासी अमेरिका के बॉर्डर्स में घुसे जा रहे हैं, देश की स्पिरिट को मलिन कर रहे हैं। ये लड़का अपनी क्लास जाता, घर के पास वाले स्टोर पर जाता, छोटी मोटी चीजें खरीदता जहां का ओनर श्वेत नहीं था। यही उस लड़के का डेली रूटीन रहता। फिर एक दिन इसमें चेंज आता है, वो उठता है, स्टोर में जाता है, जिस स्टोर ओनर से अब तक सामान खरीद रहा था, हंसकर बातें करता था। उस पर शक होता है, बिना ज्यादा सोचे स्टोर ओनर पर गोलियां चला देता है, उसे मार डालता है, शायद ये सोचकर कि अपने देश के लिए कुछ महान काम कर रहा है। इस लड़के को कोई नाम नहीं दिया गया, न ही उसकी कोई खास वेशभूषा थी। मतलब उसके लिए आप नहीं कह सकते कि ये ऐसा या वैसा दिखता था। वो हम जैसा दिखता था, टीवी देखता, सोशल मीडिया पर घंटों अंगूठे चलाता और जो दिखाया जाता उसे कंज्यूम करता जाता। अल्पसंख्यकों के नाम पर नफरत फैलाकर राजनीति करने वालों पर ये एक स्टेटमेंट था। फिर चाहे आप स्टॉर्मफ्रंट में डोनाल्ड ट्रंप के दीवार बनाने वाले स्पीच को ढूंढें या किसी और वर्ल्ड लीडर को, स्टॉर्मफ्रंट की एक फैन फॉलोइंग खड़ी हो जाती है, जो कुछ समय बाद ढहने भी लगती है जब सामने आता है कि स्टॉर्मफ्रंट के ताल्लुकात नाजियों से थे। इस पॉइंट पर होमलैंडर से लेकर हर कोई उससे दूर होना चाहता है। इस सब हंगामे के बाद एक सीन आता है जो सोचने पर मजबूर करता है। स्टॉर्मफ्रंट कहती है कि सब मेरे साथ थे, मेरी आइडियोलॉजी को मानते थे, लेकिन जैसे ही नाजी शब्द आया तो सब दूर हो गए।
द बॉयज अपनी पॉलिटिकल कमेंट्री को लेकर सटल नहीं रहा। तीसरे सीजन में किस बात पर स्टैंड लिया जाएगा वो देखने लायक होगा। बाकी फिर से बता दें कि द बॉयज को आप Amazon प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम कर सकते हैं। आपके लिए रिपोर्ट तैयार की थी हमारे साथी यमन ने। मैं हूं अर्शदा। देखते रहिए लल्लन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।